हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका संस्कार लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहले यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे वर्ण इक्वल टू ध्वनि। यहाँ पे क्वेश्चन आता है वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं। तो वर्ण को हम लोग ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो किस रूप में हम लोग ध्वनि को वर्ण कह सकते हैं और वर्ण को ध्वनि कह सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। जब हम ध्वनि को लिखने में प्रयोग करते हैं तो वर्ण कहलाता है, और जब हम वर्ण को बोलने में प्रयोग करते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ नोट करते चलिएगा आप लोग। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे पहले ध्वनि के वर्णों के या ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों या ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो यहाँ पे पूछे जाएंगे वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपको कि वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णमाला आएगा, संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा। तो आप लोग क्या मारिएगा? वर्णमाला मारिएगा। ठीक है। तो वर्णों के वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हम लोग के कितने हो जाएंगे? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका स्वर वर्ण, सेकंड हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर वर्ण से नहीं, सारे वर्णों से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे जाते भी हैं। तो हम लोग इसके कारण से इसे डीपली पढ़ेंगे वर्णों को। इसे 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास आपका ये हो जाएगा, सेकंड क्लास आगे नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, सेकंड क्लास आपका हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार में बोले जाते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे इरेज कर दें।
यहाँ पे पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो स्वर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए इसे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाया जाता है। और यहीं पर ले लीजिए आप व्यंजन वर्ण को। जब व्यंजन वर्ण का आता है परिभाषा, तो यहाँ बोला जाता है स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जैसे हम लोग व्यंजन वर्ण कोई एक ले लेते हैं, क ले लेते हैं, तो यहाँ पे क में अ आता है, मतलब स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है इसीलिए। और स्वर को बोले जाने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, तो इसीलिए इसे स्वर वर्ण कहते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से। तो स से स्वतंत्र और स से स्वर। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। स और श, स्वतंत्र और स्वतंत्र हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ के इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो आपका स्वर वर्ण कितने होते हैं, ये सब एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, पूछते हैं कि स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है। तो आप लोग टिक लगाइएगा 11, ठीक है? कितने लगाइएगा? 11 लगाइएगा। और जब टोटल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? टोटल स्वर वर्ण की टोटल संख्या, तो 13 हो जाएगा। और स्वर वर्ण की संख्या पूछा जाए, स्वर ऐसे पूछा जाएगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कितना मारिएगा? 11 मारिएगा। कितना मारिएगा? 11 मारिएगा। और जब टोटल मतलब स्वर वर्ण की टोटल संख्या, कुल संख्या पूछी जाए, तो 13 मारिएगा। इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, उसके बाद आप लोग टिक मारिएगा या क्या बोलते हैं, ओमा शीट भरिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे आप लोग का मैंने लिख दिया है परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। जब टोटल पूछा जाएगा तो 13। तो इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पे आएगा आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन कि स्वर वर्ण कौन कौन, इसमें स्वर वर्ण कौन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन स्वर वर्ण है। तो इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन होगा आपका अ, बी होगा क, सी होगा सी हो जाएगा आपका ख, और डी हो जाएगा आपका ग। तो आप इसमें स्वर वर्ण कौन से हैं, तो आप लोग को तो अभी नहीं पता होगा, शायद हो सके पता भी होगा। तो इसमें स्वर वर्ण अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, कौन कौन से स्वर वर्ण आते हैं ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो स्वर वर्ण हम लोग के 11 हैं, तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हो जाएगा अ, आ, ई, दीर्घ ई,
री उ उ फिर री ए ओ अन अ। ठीक है, इतने होते हैं। टोटल पूछा जाए यहाँ पे आपका, ये टोटल है, ये टोटल है आपका 13। और जब इसमें स्वर वर्ण की संख्या पूछी जाएगी, स्वर वर्ण की संख्या पूछी जाएगी तो ये इतना हो जाएंगे, ये इतना हो जाएंगे। स्वर वर्ण की संख्या ये इतना हो जाएंगे, और जब टोटल पूछा जाएगा तो ये टोटल हो जाएंगे। हाँ, तो आपका इसमें से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन स्वर वर्ण है। क्या पूछे जाएंगे? निम्न में से कौन स्वर वर्ण है। तो आप लोग इसमें से इतना स्वर वर्ण है, कितना? इतना स्वर वर्ण है। वो हो जाएगा, ठीक है, इतना स्वर वर्ण है। आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, आप लोग बताइए तो। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हम लोग क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही मारेंगे, किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है, हिंदी भाषा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका हिंदी भाषा की लिपि हम लोग का क्या हो जाएगा? देवनागरी हो जाएगा। हिंदी भाषा हम लोग की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी भाषा हम लोग की रोमन लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा हम लोग की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी भाषा मतलब इंग्लिश भाषा हम लोग की रोमन लिपि में लिखी जाती है। 10th का आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे आप लोग का पूछा होगा भाषा, मतलब आप लोग किस भाषा में एग्जाम देने के लिए, हिंदी भाषा में एग्जाम देना है तो यहाँ देवनागरी लिखने के लिए बोलता है, और जब इंग्लिश भाषा में मतलब अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए होगा तो यहाँ रोमन लिपि में देखने का। 10th में आप लोग का एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन में भराता है, क्वेश्चन में नहीं, आंसर शीट में भराता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में ये एकदम कंफर्म है कि पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन। आप लोग इसमें शक मत करिएगा, आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। चलते हैं, तो स्वर वर्ण हम लोग जान लिए कि क्या होते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। टोटल पूछा जाएगा तो 13 हो जाएगा आप लोग का। और कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अन, अह नहीं होते, ये अनुस्वार हो जाएगा, अन से अनुस्वार, और अह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्वर वर्ण की मात्रा पूछा जाएगा। स्वर वर्ण की मात्रा अ पे कैसा होता है, किसी जैसे क पे हम लोग कुछ वर्ड मतलब वाक्य बनाएंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं स्वर की मात्रा। स्वर की यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्वर की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग अ, आ,
सी ए आई ओ औ। आप लोग को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो इसका हम लोग यहाँ पे जब हम लोग वर्ड या वाक्य बनाएंगे तो किस टाइप से उपयोग करेंगे। तो अ का कोई नहीं होता है तो इसे कट का निशान देते हैं। इसका यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जब भी आ का उपयोग होता है तो यहाँ इसका ऐसे होता है, और ई का उपयोग होगा तो इसका इस साइड से उठाया जाता है, और बड़ी ई का उपयोग होगा तो इसका इस साइड से उठाया जाएगा, और जब ऊ का उपयोग होगा तो आपका ऐसे होगा, और इसका उपयोग होगा तो इसको ऐसे होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे नोट करते चलिएगा। यहाँ पे ये हो गया इसका, और इसका हो जाएगा आपका ये, और इसका हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और री का उपयोग होगा आपका ऐसे में, जब हम लोग क या की लिखते हैं तो नीचे रेफ हो जाता है, और ए का उपयोग होगा आपका एक। अब ए का उपयोग होगा तो ऐसे होगा, दो होगा। ठीक है, ओ का उपयोग होगा तो ये हो जाएगा, और अ का उपयोग हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतने सब हैं। ये सब का ये चिन्ह है कि किस टाइप से होता है। जब वाक्य हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क लिखेंगे तो क किस टाइप से लिखेंगे, क लिखेंगे तो क का हो जाएगा। यहाँ पे क का क ये होता है, का हो जाएगा। यहाँ पे की हो जाएगा, कि इधर से की हो जाएगा, कू हो जाएगा, कू हो जाएगा, क्री हो जाएगा, कै हो जाएगा, कै हो जाएगा, को हो जाएगा, और क हो जाएगा। ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग इस टाइप से ही नोट कीजिएगा, इस रिवीजन करने में बहुत आसानी मिलेगी। ये सब आप नोट कर लिए? नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको इरेज कर देते हैं। अब स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर वर्ण के कितने भाग में बांटा गया, इसे इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? प्रकार। ठीक है, तो स्वर वर्ण को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा उच्चारण काल के आधार पर। क्या हो जाएगा? उच्चारण काल के आधार पे। तो उच्चारण काल के आधार पे हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, बताइए आप लोग। स्वर वर्ण को उच्चारण काल के आधार पे हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, और सेकंड हो जाएगा आपका, बताइए, हर्ष स्वर, और सेकंड हो जाएगा आप लोग का दीर्घ स्वर। स्वर को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट हो जाएगा उच्चारण काल के आधार पे। उच्चारण काल के आधार पे हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर को हम लोग हर्ष स्वर किसे कहते हैं ये जानेंगे। ये मिटार देते हैं, इसका हम लोग लिखते हैं क्या, हर्ष स्वर। फर्स्ट हर्ष स्वर, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। ठीक है,
तो हर्ष स्वर को ठीक है, ये सब हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हर स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे इसका परिभाषा इस टाइप से भी हो जाएगा कि जिस स्वर को बोलने, ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, या हर्ष स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे हो जाएगा अ, ई, उ इत्यादि। ठीक है, आप लोग नोट करिए। और इसे हम लोग दो नाम से और जानते हैं, इसके दो नाम और हैं। मूल स्वर, फर्स्ट तो आपका हो जाएगा ये हर्ष स्वर, सेकंड हो जाएगा आपका मूल स्वर, और थर्ड हो जाएगा आप लोग का लघु स्वर। लघु स्वर, इसे तीन नाम से जानते हैं। हर्ष स्वर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका मूल स्वर, थर्ड हो गया आपका लघु स्वर। आप लोग नोट यहाँ करते चलिएगा। इसमें एक और आ जाएंगे आपके री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? री हो जाएंगे। हो गया, आप लोग नोट कर लिए हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ अब इसको। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो हर्ष स्वर से बोलने में अधिक समय लगे, हर्ष स्वर से भी बोलने में अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से भी अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इस टाइप से भी परिभाषा बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे वर्ण, नहीं ऐसे स्वर वर्ण हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर का आ जाएगा परिभाषा, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से दुगना मतलब उससे दो गुना ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर में आपके आ जाएंगे जैसे आ, ई, उ,
और लास्ट हो जाएगा औ। 7 इसमें आते हैं और 4 आपका हो जाएगा ये हर्ष स्वर में और 7 आपके हो जाएंगे दीर्घ स्वर में। तो क्वेश्चन आएंगे इसमें कि हर्ष स्वर में कितने स्वर होते हैं, हर्ष स्वर में कितने स्वर होते हैं, तो उसमें 4 हो जाएगा। और दीर्घ स्वर में कितने स्वर आते हैं, तो इसमें 7 हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट करती रहिए। इसमें हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि स्वर की उच्चारण काल पे 3 भाग में बांटा गया। एक लुप्त स्वर है, तो लुप्त स्वर वो हिंदी भाषा में नहीं आता है, वो सांस्कृतिक भाषा में होता है। सांस्कृतिक का वो तीसरा होता है कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो लुप्त स्वर व सांस्कृतिक में हिंदी में इसे नहीं माना जाता है, तो हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, हर्ष स्वर पढ़ेंगे और दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग बोर्ड पर लिख दिए हैं मैंने। इसका जो लुप्त स्वर का होता है ना, उसका उपयोग हम लोग क्या में किया जाता है, 1 मिनट बताती हूँ मैं। जब किसी का नाम वगैरह होता है ना, या संस्कृत में आप लोग देखे होंगे कि कुछ राम लिखा है, तो ऐसे ऐसे उपयोग करके यहाँ पे लिखा जाता है राम, म हो गया ना यहाँ पे राम। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखे होंगे तो संस्कृत में देखे होंगे, संस्कृत के बुक में, तो इसका उपयोग संस्कृत में किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कौन से में, लुप्त स्वर में। तो लुप्त स्वर के बारे में हम लोग जान गए, इसे पुकारने में उपयोग किया जाता है, राधा वगैरह ये सब सांस्कृतिक रूप में है। अब लोग हम सेकंड में चलेंगे। फर्स्ट हो गया उच्चारण काल के आधार पर, सेकंड हो गया हम लोग का उत्पत्ति के आधार पे। क्या हो गया, सेकंड उत्पत्ति के आधार पे। आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पे हम लोग को कितने भागों में बांटा गया, तो उत्पत्ति के आधार पे, पहले तो उत्पत्ति के आधार के बारे में जानेंगे, उत्पत्ति किसे कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया। फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का मूल स्वर। क्या हो जाएगा, मूल स्वर। और सेकंड हो जाएगा आप लोग का संधि स्वर या संधि स्वर, ठीक है, संधि स्वर या संध स्वर कहते हैं। तो फर्स्ट हम मूल स्वर के बारे में पढ़ेंगे, इरेज कर देते हैं ये। संधि स्वर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संधि स्वर। मूल स्वर फर्स्ट पढ़ेंगे, मूल स्वर, मूल स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं, आप लोग बताइए, मूल स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर जिसके खुद का स्वर हो उसे मूल स्वर कहते हैं। इसमें हो जाएगा इसकी जैसे हम लोग स्वर में पढ़े ना कि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है स्वर को बोलने में, और स्वर को हम लोग किस नाम से बोला जाता है, मूल स्वर और लघु स्वर, हर्ष स्वर को बोलने में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 हो जाएंगे, अ हो जाएंगे, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 हो जाएंगे, अ, ई, ऊ और री हो जाएंगे।
हम लोग संधि में चलते हैं, संधि स्वर में क्या होगा? संधि स्वर में। तो इसका आपका परिभाषा हो जाएगा, जो स्वर मूल स्वर के आपस में के योग से बनते हैं, जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों की योग से बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि स्वर कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं ना, या जोड़ से एक नया शब्द बनता है, उसे हम लोग संधि शब्द कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग का हो जाएगा आ, ई, आई। संधि शब्द को किसे कहते हैं? तो संधि शब्द को हम लोग नया नाम से गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं। संधि शब्द को हम लोग गुरु शब्द से भी जानते हैं, गुरु स्वर से भी जानते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संधि स्वर को किस नाम से बुलाया जाता है? दूसरे मतलब किस नाम से बुलाया जाता है? तो आप लोग मारिएगा यहाँ पे गुरु स्वर, या यहाँ पे ऑप्शन गुरु स्वर, या आ जाएंगे दीर्घ स्वर या संधि स्वर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा तीनों, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो तीनों में आप जो सही आंसर होगा गुरु स्वर होगा तो गुरु स्वर, या दीर्घ स्वर होगा दीर्घ स्वर। ये दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा, आप दोनों एक ऑप्शन मार दीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे। ये तो उत्पत्ति के आधार पे मैंने पढ़ा दिया, 2 भाग में बांटा गया, मूल स्वर संधि स्वर। मूल स्वर में ये होते हैं, 4 होते हैं। अब बाकी जो आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये जितने हैं वो आपके हो जाएंगे संधि स्वर में आ जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग जीव के आधार पे पढ़ने, जीव के आधार पे तीसरा, थर्ड। क्या पढ़ेंगे? थर्ड में पढ़ेंगे जीव के प्रयोग के आधार पे, जीव के ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पे। तो जीव के प्रयोग के आधार पे हम लोग कितने भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया। अग्र स्वर, सेकंड हो जाएगा मध्य स्वर, थर्ड हो जाएगा आपका पक्ष स्वर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हो जाएगा आपका अग्र स्वर, मतलब आगे का भाग। सेकंड हो जाएगा मध्य स्वर, मतलब मध्य बीच का भाग। और थर्ड हो जाएगा आपका पक्ष स्वर, पक्ष स्वर मतलब पीछे का भाग। जीव का 3 भाग में बांटा गया, आगे मतलब अग्र भाग, सेकंड हो जाएगा मध्य भाग, और थर्ड हो जाएगा पक्ष भाग, मतलब पीछे का भाग, बीच का भाग और आगे का भाग। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट स्वर का इसमें हम लोग डिफिनेशन इसका बताते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है? या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में हम लोग आ जाएगा क्या? अग्र स्वर के बारे में पढ़ेंगे, अग्र स्वर, स्वर। तो अग्र स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में
का आगे या भाग का आगे या अगले भाग का प्रयोग हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अग्र स्वर का डिफिनेशन हो गया, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग प्रयोग हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। यहाँ पे आपका ये जैसे में आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पिक्चर के साथ बनाएंगे, आप लोग बोलते जाइएगा, इससे पता चलेगा। ये जीभ हो गया आपका, यहाँ आगे का भाग हो गया, ये भाग हो जाएगा जिसका उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए, बोलिए आप लोग, ई आगे का भाग हुआ, ई, इसमें भी आगे का भाग हो गया, री बोलिएगा तो साफा पता चलेगा कि इसमें आगे का भाग का प्रयोग हो रहा है। ए, आए, ये सब बोलकर देखिए आप लोग, तो इसमें पता चलेगा आप लोगों को कि इसमें आगे का भाग प्रयोग आ रहा है, जीव का अगला भाग उपयोग में आ रहा है बोलने पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट मध्य स्वर। उम्मीद है आप लोग नोट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे सेकंड। मध्य स्वर, मध्य स्वर, दिख रहा? दिख रहा, ठीक है। तो मध्य स्वर ऐसे जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग मतलब बीचला भाग काम करता हो या उपयोग आता हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मध्य भाग का प्रयोग हो या उपयोग हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। कहते हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पे इसका परिभाषा हो गया, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मध्य भाग का उपयोग हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, आप लोग का यही हो जाएगा। जैसे में आपका हो जाएगा आ, पहले हम लोग इसको फिगर के साथ हम लोग पढ़ाएंगे। इसका बहुत आसान है। जैसे हो जाएगा आपका, यहाँ फिगर बनाए हम लोग, जीभ है, ये बीच का हिस्सा, कहाँ? बीच का हिस्सा, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। सिर्फ अ ही है जो बोलने में मध्य का उपयोग होता है, मध्य भाग का उपयोग होता है। लिख लिए? आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब थर्ड पढ़ते हैं। पश्च थर्ड में आ जाएगा आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं? तो इसका भी हो जाएगा आपका
ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में पश्च भाग का प्रयोग हो उसे पक्ष स्वर कहते हैं। जीव का यहाँ फिगर बनाएंगे, पीछे का भाग हो जाएगा। तो पक्ष स्वर का आपका हो जाएगा यहाँ पर पक्ष स्वर का डिफिनेशन, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में पक्ष भाग मतलब पीछे का भाग काम करता हो उसे पक्ष स्वर कहते हैं। इसका जैसे में हो जाएगा आपका आ, ई, उ, ओ इत्यादि। ठीक है, ये सब सारे आपका पक्ष स्वर में आएंगे। लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब लास्ट फोर्थ, ओट की स्थिति के आधार पे क्या पढ़ेंगे? ओट के स्थिति के आधार पे फोर्थ नंबर पे ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पे हम लोग दो भाग में बांटा गया है, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो फर्स्ट में अवृत्तमुखी आता है या वृत्तमुखी? तो अवृत्तमुखी, फर्स्ट में अवृत्तमुखी दो भाग में बांटा गया, एक हो गया अवृत्तमुखी, सेकंड हो जाएगा आपका वृत्तमुखी। ठीक है, दो भाग में बांटा गया अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। हम लोग पहले अवृत्तमुखी के बारे में पढ़ेंगे, मिटा देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अवृत्तमुखी। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ का वृत्त मतलब गोलाकार हो या वृत्तमुखी हो उसे नहीं, ओठ के स्थित, यहाँ पे इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ का वृत्तमुखी या गोलाकार भाग नहीं बनता हो उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। और वृत्तमुखी का डिफिनेशन हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ का वृत्तमुखी या गोलाकार हो उसे वृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिख देते हैं हम लोग, स्वरों के
इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपका, अवृतमुखी के स्वरों के उच्चारण करते समय ओष्ठ या ओठ का वृत्तमुखी या गोलाकार ना हो उसे अवृतमुखी कहते हैं। जैसे जब हम उच्चारण किसी अ किए हैं तो नहीं ना हुआ, तो इसका जैसे में हो जाएगा, आप लोग उच्चारण करते समय बोलिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। अ, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ नहीं होगा, ऊ तो गोल हो जाता है ना, ऊ नहीं होगा। ए, आए, री, ये सब ओष्ठ गोला, इसे हमको ये सब हमको उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होता है, इसीलिए इसे अवृत्तमुखी में कैटेगरी में रखा गया है। अब हम लोग चलेंगे वृत्तमुखी में। सेकंड में क्या होगा, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी में हो जाएगा इसका जैसे वृत्तमुखी का यहाँ पे परिभाषा है, स्वर के उच्चारण करते समय, स्वरों के उच्चारण करते समय ओष्ठ या ओठ का वृत्तमुखी या गोलाकार होना वृत्तमुखी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वरों के उच्चारण करते समय ओष्ठ या ओठ के उच्चारण या वृत्तमुखी या गोलाकार होना वृत्तमुखी कहलाता है। जैसे में आप लोग बोलिए ओ, ऊ, ओ, ये चार, जैसे आप लोग बोलते चलिएगा ऊ, ओ और औ। यह सब को बोलने में, आपका उच्चारण करने में आपका ओठ की स्थिति आप लोग देखिएगा गोलाकार होगा, मतलब वृत्तमुखी होगा, इसीलिए इसे वृत्तमुखी की कैटेगरी में रखा गया उच्चार, ऊ, ओ, औ। ठीक है। लास्ट हम लोग यहाँ पे एक लिख देते हैं नोट, आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो मैं कराने जा रही हूँ ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हो जाएगा वर्ण, यहाँ आ जाएगा उच्चारण स्थान, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वर्ण, सेकंड हो जाएगा उच्चारण स्थान और थर्ड हो जाएगा वर्ग। अ और आ हो जाएगा यहाँ पे, अ और आ, और अ और आ किस उच्चारण स्थान इसका क्या है, तो अ बोलिए आप लोग, अ और आ बोलिए, तो इसका हो जाएगा उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। क्या होगा, कंठ। ठीक है, कंठ से आवाज निकालता है अ और आ। और ई बोलिए, ई और ई, तो इसका हो जाएगा तालु, मतलब तालव्य, तालु। और कंठ का हो जाएगा वर्ग, हो जाएगा आपका
कंठ का वर्ग हो जाएगा कंठ। क्या होगा? कंठ, कंठ, कंठ। और तालु को भी हम लोग तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य। ठीक है। और ई दीर्घ ई हो गया ऊ, और ऊ बोलिए, ऊ और ऊ बोलिए, तो ये हो जाएगा मूर्धा, मतलब मुंह नहीं, ऊ और ऊ ओठ का हो जाएगा। ओठ से हम लोग बोल रहे हैं ना, तो ओठ हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है। और री बोलिए, री, री, री हो गया, तो री हो जाएगा किससे? तो मूर्धा से। तो इसका हम लोग वर्ग में क्या करते हैं? मूर्धन्य। मुंह अध, एक मिनट, मूर्धन्य हो जाएगा आप लोग का। मुंह आधा पूरा ध हो जाएगा, आधा न हो जाएगा, मूर्धन्य। ठीक है। मूर्धा री मूर्धन्य हो जाएगा। अब ए और ए हो गया आप लोग का, ए और ए, तो ये हो जाएगा आपका कंठ और तालु से। क्या हो जाएगा? कंठ और तालु से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उच्चारण स्थान कंठ और सीधे लिख देते हैं तालु, कंठ और तालु। ठीक है। इसका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा कंठ एंड तालव्य, तालव्य, तालव्य। ठीक है। लास्ट हम लोग का आ गया ओ और औ। क्या हो जाएगा? दिख रहा है आप लोग को? ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला यहाँ ये मिटा देते हैं और ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। एक और लास्ट बच गया हम लोग का, क्या? ओ और औ। ठीक है। ये बच गया। तो इसका हो जाएगा हम लोग का कंठ और ओठ से हो जाएगा ओ और औ, कंठ, उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ हो गया, ओष्ठ। और वर्ग हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। ठीक है। इतना हो जाएगा। लास्ट है हम लोग का आज का क्लास इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार में बांटे गए हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।